असदुल्ला खान हूँ। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास कल से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में मंदुबीन आज इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। अहम वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। चीनी वज़ीर आज़म जो अपनी पूरी टीम है, अपने वफ्द है, उसके साथ पहुंच चुके हैं। एक बहुत अहम एक्टिविटी इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी बहुत अहमियत की हामिल है कि इससे जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ ताउन को बढ़ाने में और अपनी अहमियत को जगाने में बहुत मदद मिलती है और पाकिस्तान अपने रवाबित को बेहतर कर सकता है। इस मौके पर साइड लाइन्स में जो मुलाकात होंगी तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि इस वक्त में पाकिस्तान में माहौल पुरअमन रहे, माहौल खुशगवार रहे और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और कोई तासुर मेहमानों को ना जाए कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई सियासी बेचैनी मौजूद है। दूसरा, जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये इजलास होने जा रहा है, वहीं कल मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम के सिलसिले में अहम तरीन मुलाकातें कर रहे होंगे। कल वो बिलावल से मिल रहे होंगे। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा है कि मैं लाहौर जाऊँगा, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करूँगा और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आकर तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात करूँगा। ख़बरें यह हैं कि इसी अशरे के आखिर में एक आईनी तरमीम जिस पर इत्तफ़ाक़ राय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौलाना फजल रहमान ख़ुद कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हो गया है और कुछ पर हो जाएगा और अगर ना हुआ तो हम उसको मुस्तरद कर देंगे और फिर वक्त मांगेंगे। तो आईनी तरमीम के हवाले से क्या ये हतमी मरहले में दाखिल हो रही है, यानी SCO के इनकाद के दौरान ही कल से यह अहम मुलाकातें भी शुरू हो चुकी होंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलात व नशरियात के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर में आप हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगे। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बहुत अहम इजलास जो है वो हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है इसकी बड़ी अहमियत भी है, लेकिन आईनी तरमीम एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बन गई है या मौजू बन गई है और उस आईनी तरमीम से जुड़े इस तहरीक इंसाफ के मुतालबात और कुछ अर्सा पहले हमने देखा था एहतजाज भी हो रहे थे। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या 2 दिन सिर्फ और सिर्फ SCO को दिए जाने चाहिए और आईनी तरमीम का मामला आगे ले जाना चाहिए या साथ साथ ये मौजू भी पाकिस्तान में ज़ेर बहस रहना चाहिए? जी शुक्रिया। मैं इस्लामाबाद का बासी हूँ। बचपन से अब तक इस्लामाबाद में हमेशा गैर मुल्की सरबराहान का, वफूद का, आमदोरफ्त का एक सिलसिला जारी रहता था, लेकिन काफ़ी अरसे से ये सिलसिला रुक गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल मुश्किलात की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल आइसोलेशन का एक पीरियड से गुजर रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि पाकिस्तान उस इंटरनेशनल आइसोलेशन के पीरियड से बाहर आ रहा है और ये SCO का इस्लामाबाद में इजलास मुनक्कद होना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से भी एक दफ़ा फिर दोबारा रेडा पे पाकिस्तान आया है और इसकी अहमियत मौजूदा जो दुनिया के हालात हैं उस हवाले से इस तरह से भी बनती है कि हम एक बहुत बड़ा कंपटीशन देख रहे हैं, ट्रेड वॉर्स देख रहे हैं बिटवीन द वेस्ट एंड इमर्जिंग चाइना जी। और उस सूरत हाल, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चाइनीज लेड जो इनिशिएटिव है एक काउंटर बैलेंस दुनिया के अंदर क्रिएट कर सकता है, कर रहा है और पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने वेस्ट के साथ ताल्लुकात को भी सामने रखे, उनको भी अहमियत दे और साथ ही रीजनल अलायंसेस की तरफ भी आगे बढ़े। जहां तक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो आईनी तरमीम के ऊपर कंसेंसस अब तो ड्राफ्ट सामने आ चुके हैं। पहले तो अफसोस की बात यह थी कि ड्राफ्ट ही नहीं पता थे हम लोगों को, ना मीडिया को पता थे और हुकूमत ने बड़ा नॉन सीरियसली इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की। इजलास इन्होंने बुला कर रखे हुए थे, रात के अंधेरे में ये अमेंडमेंट कराना चाहते थे। शुक्र है मौलाना फजल रहमान साहब ने ये नहीं होने दिया और अब जो हमारे सामने ड्राफ्ट्स आए हैं तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें थी वो तकरीबन तमाम जमातों के ड्राफ्ट से निकल गई हैं और अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है और वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क़याम है
ये 25 से पहले ही क्यों हर सूरत में सियासी जमातों को चाहिए। ठीक। तो उसका मतलब भी हम सबको समझ में आता है कि इनकमिंग चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना है और परहैप्स जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं उनके लिए एक नई पोजीशन क्रिएट करनी है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें लेट्स होप कि कंसेंसस बिल्ड हो सके। बिलावल साहब तो वाज़ेह तौर पर मुस्तफा नवाज साहब कह ही चुके हैं ना कि अगर नए चीफ जस्टिस के आने के बाद होता है तो फिर शायद ये नहीं हो पाएगा, वो इसको यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है इस आईनी तरमीम को। तो ये खदशात का इजहार तो वाज़ेह तौर पर हो गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ऐसा होगा बिल्कुल, इसलिए होगा कि वकला कम्युनिटी के अंदर भी, लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन है कि आप पूरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं। मैं कल एतजाज एहसन साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था और उसमें भी उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को बड़ा फोर्थराइटली उन्होंने ये बात की कि बिलावल साहब को शायद प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले पे एतजाज एहसन साहब समझते हैं कि कम से कम 6 महीने तो डिबेट होना चाहिए जी। और जो बिलावल साहब ने कुछ एग्जांपल्स कोट की थी, जिस तरह जिन्ना साहब का एक कोटेशन उन्होंने सामने लेकर आए थे, उससे भी उन्होंने डिसएग्री किया कि उस वक्त के हालात, कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ था। तो ये अब हुकूमत जिस जल्दबाजी में 25 से पहले इसको कराना चाह रही है, उसके ऊपर कल एक वकला कन्वेंशन होने जा रहा है कराची में इंशाअल्लाह। वहां पर जो सीनियर लीडर्स हैं, वकला रहनुमा हैं, मुनीर मलिक साहब समेत पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहां से भी एक रिएक्शन सामने आएगा। ये जो वाटर डाउन वर्जन अब सामने आया है कि वकला कम्युनिटी इसके ऊपर क्या राय रखती है, ये कल इंशाअल्लाह उस कन्वेंशन के बाद सामने आ भी जाएगा। बिल्कुल सही है सर, आपने बहुत अहम चीज़ का जिक्र किया और मैं ये बैरिस्टर साहब की तरफ ले जाता हूँ, आईनी अदालत का क़याम और आईनी बेंच का क़याम। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस पूरी आईनी अमेंडमेंट की जो असल जान है वो आईनी अदालत के क़याम में ही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जो तजवीज़ बैरिस्टर दानियाल साहब आई है वो ये है कि 160 केसेस के लिए, 200 केसेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 आईनी केसेस अगर हैं तो उसके लिए अलग से पूरा कोर्ट खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि आईनी बेंच बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, जैसे कि आपकी भी ख्वाहिश थी ये। तो ऐसा करने से मसला भी हल हो जाएगा और नई अदालत भी कायम नहीं करना पड़ेगी। मौलाना की तजवीज़ बज़ाहिर तो माकूल लगती है, इसमें एतराज़ क्या है, हर्ज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहली चीज तो आई विल वांट टू टॉक अबाउट एससीओ समिट जी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे मुल्क में एससीओ समिट हो रहा है और शंघाई कॉर्पोरेशन का जो इवेंट है पाकिस्तान में हो रहा है। और ये हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि आज से कुछ साल पहले ये इन मुल्कों की क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं थे और आज उनके सरबराह इधर आ रहे हैं। ये दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। ये CPEC-2 की इनिशिएशन है, ये पाकिस्तान की मैशत को में स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की का सफर है उसमें ये बेहतरी लेके आएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया के सामने दोबारा रिकग्नाइज कराएगा कि इस मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें कितना काम हो सकता है और कितना काम होगा। तो आई थिंक एससीओ समिट इटसेल्फ एंड द चाइनीज प्रीमियर का जो विजिट है ये इट विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर द कंट्री, पाकिस्तानी अवाम के लिए और लोगों के लिए, और इंशाल्लाह इसमें इससे बेहतरी आएगी आपके ओवरऑल मैशत में। दूसरा आपका सवाल जो आईनी पैकेज और आईनी शेड्यूल के ऊपर है और आईनी बेंच के ऊपर है, देखिए पहली तो जिस तरह मुस्तफा भाई कह रहे थे कि जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम जमातों के वो एक दूसरे का शेयर किए गए हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है और डिबेट हो रही है। वो डिबेट जो है वो खुल के सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अभी जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इन तमाम जमातों की जो अपना ड्राफ्ट लेके आए हैं आपस में उनकी बात चल रही है। जो आईनी कोर्ट का मामला है, देखिए ये मसाके जमहूरियत की स्पिरिट थी और ये उसकी स्पिरिट भी थी, बैकबोन भी थी और उसकी रूह भी थी इस तनाज़ुर में कि आपने इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ या मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये उस मैक्सिम को एड्रेस करता था। यहाँ 160 या 170 जो केस की बात हो रही है जी, खाली वो 160 या 170 केस नहीं है, यहाँ 30,000 से ज्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग है। सही है, नहीं लेकिन सर ये जो मसला है, ये जो मौलाना ने तजवीज़ दी है, इससे मसला हल नहीं हो जाएगा जो मसला आप कह रहे हैं। एक सेकंड खाली, ये जहाँ
160 और 170 केसेस की वजह से आपके जो आईनी अदालत, जो आपके कोर्ट्स हैं, वो 6 महीने एक केस के ऊपर लगाए और उसके ऊपर टाइम दे, ये मसला है। तो मौलाना साहब के सामने चीजें रखी है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आईनी कोर्ट दुनिया में इट इज नथिंग न्यू, ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में चल रहे हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इसके ऊपर अग्री किया था। कोई 25 का कोई प्रेशर नहीं है, किसी डेट का प्रेशर नहीं है। विद मौलाना इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेकर इसको जो कमेटी के सामने हम पेश करें 25 से पहले हर सूरत। ये मुस्मान आज़म साहब कह रहे हैं कि 25 से पहले ही करना क्यों जरूरी है? देखिए, इसको कोई जरूरी, जिस तरह मैंने कहा कि हम जिस पेस पे लेके जा रहे हैं हम उसी पेस पे लेके जाएंगे। इसके ऊपर डिबेट भी होगी, पार्लियामान के लोग डिस्कस भी करेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर वोट देंगे मिलकर और फिर फैसला होगा कि ये पास होती है या नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने एससीओ की बात की है। ऐसा खास प्रेशर या ऐसी कोई चीज है नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलें, आईनी तरमीम पर आने से पहले अहमद अवैस साहब, आप भी इससे तो इत्तफाक करते हैं ना कि सफारती तन्हाई से मुल्क निकल रहा है और यही हुकूमत निकाल रही है जो आपको नापसंद है, यानी आपके मुज़ाहिरे इस हुकूमत से मुख्तलिफ इशूज़ पर बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल सफारती तन्हाई से निकालने के लिए बड़ी अच्छी और उम्दा कोशिश हुई है ये, और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो बिल्कुल पॉजिटिवली सोचते हैं और पाकिस्तान की खैरख्वाही जो है वो हर शख्स का मतमा नजर भी है। जी कहिए। पाकिस्तान है इस स्पेल में जहाँ फंसा हुआ है, यहाँ से बाहर निकले और उसके लिए पॉजिटिवली सोचना इंतहाई जरूरी है। और इंटेलेक्चुअली जो डिटेरियोरेशन पाकिस्तान में हो चुकी है, चंद लोग जो अगर इससे बाहर निकलते हैं और उन्हें चाहिए, और इस मामले में ये जो एक अच्छा इस वक्त जो एक इनिशिएटिव मिला है, इसको आगे और बढ़ाना भी चाहिए। और इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है उसको मैग्नेनिमिटी, ऑलवेज मैग्नेनिमिटी जो है वो गवर्नमेंट को दिखानी होती है। ये मामलात को और ज़्यादा बेहतर सुलझाया जा सकता है कि जहाँ छोटे छोटे मामलात के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो रोड़े ना अटकाए, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर भी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से भी मैं ये बात करूँगा कि देखिए, ये तजवीज़ जो है अभी मौलाना ने भी की है और ये पीटीआई भी इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, हम लोग भी अपने, और खोखर साहब भी ये टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर भी ये बात होती आई है कि देखिए, अगर 160 170 सारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस हैं तो इनके ऊपर आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं। लाखों केसेस जो हाई कोर्ट्स में और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में पेंडिंग है, उसके ऊपर क्यों पाकिस्तान के अवाम तो सफर उससे कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर तवज्जो ना देना जो है ये बड़ी ही जो है तकलीफदेह बात है। और यही वजह है कि हम यहाँ पे जो इस डिटेरियोरेशन का शिकार हो चुके हैं, अब तक हम इन बातों को भूल जाते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए कि हमें चाहिए कि जब भी इस एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग आए, वो डिस्पैशनेट होके अपने सेल्फ को माइनस करके पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए और रियासत को मजबूत बनाने के लिए इकदाम करें। और वहाँ पे ये छोटी छोटी बातें कि जी वो जेल में हैं तो वो उनको सही है। डॉक्टर पिछले दिनों जब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें पीटीआई की भी हो रही हैं, तो पीटीआई ने, मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के वफ़द से कहा था आप बेफिक्र रहें, आप महफूज और मजबूत हाथों में हैं। तो उससे तो ऐसा लगता था कि पीटीआई के मौक़िफ़ से इत्तफाक करती है खुद मैं यही बात मौलाना फजल रहमान साहब। लेकिन एक चीज़ में बिल्कुल जी बिल्कुल सही है, मैं अहमद साहब वापस आता हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अभी जब दानियाल चौधरी साहब कह रहे थे कि ये तो मिसाक़े जमहूरियत में था, तो आप मुझे महसूस हुआ कि आप मुस्कुराए हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप क्यों मुस्कुराए इस बात पे, और दूसरा ये है कि आप बतौर कानूनदान या माहिर कानून के आप कैसे समझते हैं कि ये जो आईनी बेंच का क़याम है, इससे भी मसला हल हो जाएगा? जी शुक्रिया। मेरे भाई ने उस वक्त एक कमेंट किया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम था। तो मैं इस बात पे मुस्कुराया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट था वो तो कुछ और था। उस वक्त के जो मखसूस हालात थे, मुल्क में एक डिक्टेटरशिप थी और तमाम पॉलिटिकल जमातों के सरबराहान ने बैठकर ये बात तय की कि हम इस बात का आदा करते हैं कि हम जब भी दोबारा हुकूमत में आएंगे तो हम कभी इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेकर नहीं आएंगे,
और इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेकर कोई अपोजिशन पार्टी हुकूमत नहीं गिराएगी। तो उसके अंदर तो और भी बड़ी शिकें हैं ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर दी गई हैं। तो जो स्पिरिट था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो तो कुछ और था। और अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से शिक उठा लें तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ 6 साल के लिए उसका क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर था। तो ये सोचा गया कि उसके रुखसती के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मिलावट हो चुकी है, जो वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट की जा चुकी है, तो उन चीजों को ठीक करने के लिए 6 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत होगी और उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो ये कहता है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि 25 तारीख से पहले लेकर आने की जो हुकूमत की जिद है जी, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे मबनी है कि हम एक इनकमिंग चीफ जस्टिस का रास्ता रोके, कॉन्स्टिट्यूशनल नया स्ट्रक्चर मुल्क के अंदर लेकर आए कि जिसके तहत हम अपने मनपसंद के जजेस को अपॉइंट करें और जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे करें। अब ये जो सूरत हाल है ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, ना ऑपोजिशन की जमातों को, ना लीगल फ्रेटर्निटी को। अब उसके अंदर जो आप कई ऐसी चीजें कि जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो रखा गया है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। फिर उसके बाद जजेस की ट्रांसफर इधर से उधर कर देना, दूसरे सूबों में कर देना, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल काम है। तो आप तो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपेलेट कोर्ट के अंदर तब्दील कर देंगे और वो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह पर रहेगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत तशवीशनाक हैं, बड़ी तशवीश तलब है। नहीं तो आपके ख्याल में तो मगर आप समझते हैं सर कि जो मौलाना की तजवीज़ है वो काबिल अमल है और उससे ये जो पेंडेंसी वाला मसला है केसेस की, ये हल भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि वो भी काबिल अमल नहीं है? देखिए, मौलाना की जो तजवीज है वो काबिल अमल है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए। जो पेंडेंसी का मामला है उसमें तो हुकूमत के दावे के अंदर लॉजिक और कोई फोर्स तो है ही नहीं। अच्छा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त तकरीबन 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग है जी। हाई कोर्ट्स के अंदर तकरीबन 4.5 लाख के करीब पेंडिंग है जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं। और जो असल पेंडेंसी है, जो असल लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो तो लोअर कोर्ट्स के अंदर है जहां पर इस वक्त 2 मिलियन से ऊपर, 20 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है। तो वहां उधर आम लोगों को रिलीफ देने के लिए तो आप कोई लेजिस्लेशन सामने नहीं लेकर आ रहे। अगर आपका मकसद निजाम इंसाफ के अंदर बेहतरी लाना होता तो सबसे पहले आप उन चीजों को एड्रेस करते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर लीगल रिफॉर्म्स कि किस तरीके से वहां पर लोगों को इंसाफ मिल सकता है उसको एड्रेस करते। लेकिन यहां पर तो पूरी कोशिश ये है कि चंद 100 केसों के लिए उनको जवाज बनाकर एक अदालत का वो पेश किया जाए और 25 तारीख से पहले बाहर सूरत या आईनी तरमीम कराई जाए ताकि एक जज साहब का न सिर्फ रास्ता रोका जाए बल्कि बाकी सुप्रीम कोर्ट के विंग्स को क्लिप कर दिया जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुद वैसे दानियाल साहब ने कोई 2 महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो एक टॉक शो में कहा था कि अब बात आप नोट कर लें कि जैसे मंसूर ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। दानियाल साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, जरा आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, 3 चीज़ें अभी मुस्तफा नवाज साहब ने कही हैं। एक तो वो कहते हैं पेंडेंसी वाला आपका जो बयानिया है इसमें ताकत नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि एक जज साहब का रास्ता रोकने के लिए आप जल्दी में हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच का जो क़याम का मुतालबा की तजवीज़ है ये बड़ी माकूल है, ये आपको पसंद क्यों नहीं आ रही? देखें जी, मुस्तफ़ा साहब मेरे बड़े भाई हैं और इनकी बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ों में, विच आई टू लॉट ऑफ थिंग्स आई एग्री टू ऑल्सो। लेकिन देखें, यहाँ जो इशू है वो तमाम काफ़ी चीज़ों से डिफरेंट है। यहाँ एक गवर्नमेंट का नैरेटिव है, ठीक है ना, उसमें उस नैरेटिव या उस चीज़ के ऊपर करने में कोई कदगन नहीं है, ठीक है ना। हमारी एक चीज़ सोच है और उस सोच में हमें कौन कौन सी जमात सपोर्ट करती है, दैट इज़ ऑफ क्वेश्चन। हमारे लिए सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मौलाना साहब और उनकी जमात हमारे साथ इस टाइम पे खड़े हों और पाकिस्तान को इस आइनी बहरानों से निकालने की कोशिश करें और हम मिलकर निकालें। क्योंकि ये नहीं पॉसिबल कि आपका एक कोर्ट जब भी हो तो किसी ने आइनी शिक की अपनी ट्रांसलेट
ट्रांसलेशन करनी हो तो अपनी मर्ज़ी की आइनी शिक की तशरीह हो जाए या अपनी मर्ज़ी की किसी भी आइनी शिक के ऊपर बैठ के बात कर लें। जिस तरह आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह की गई, जिसमें बड़ा क्लियर है कि आपको 3 दिन की टाइम है, आपको आइन देता है एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का। अब आपके पास किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि आप आइन को रीराइट कर सको, आप उसकी इंटरप्रेट कर सकते हो। इसी तरह और जो शिक्के हैं, चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आती है, जिसके आप तो देयर इज़ नो वे कि यू कैन होल्ड देम अकाउंट, नॉट इवन अकाउंटेबल, कि आप उनको पूछ सके या आप उनसे सवाल कर सके। वाला जो मामला है, देखिए तो देखना, ये तो उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी खतरा तो वहां पर भी मौजूद रहेगा। ये मसला तो उससे हल नहीं हो जाएगा ना। नहीं, आप जब वहाँ उससे हल इस तरह होता है कि इसमें आप खाली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क़याम नहीं कर रहे, आप पार्लियामान को और पावर्स भी दे रहे हैं। देखें, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है कि हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा। कौन सा लॉ इंटरप्रेट करता है, कौन लॉ बनाता है, कौन सा इन्फोर्स करता है। अगर इन्फोर्स वाले एप्लीकेशन के ऊपर चल जाएँ, एप्लीकेशन वाले राइटिंग के ऊपर चले जाएँ, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो पिलर है या कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म हो जाता है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं सबसे पहले जिस चीज़ को एड्रेस करेंगी वो सेपरेशन ऑफ पावर के उस फ्रेमवर्क को जिसके ऊपर ये आइन खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ये मुल्क खड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिबेट करके उसको हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था आपका। जी, देखिए, आपने कहा था कि जस्टिस मंसूर अगले चीफ जस्टिस होंगे। क्या हुआ उस वक्त? तो इसका मतलब है हुकूमत ने तो यही तय किया था ना। आज भी देखिए, आज भी हुकूमत, देखिए जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर हैं या कोई और है, ही विल बी द चीफ जस्टिस। गवर्नमेंट के कोई जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीकाकार में तब्दीली ला रहे हैं ना कि तीन जजेस के पैनल में से एक चूज किया जाए। देखें, आपकी आज अगर मैं आई एम सिटिंग एज ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कि हम बड़े क्लियर हैं कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होगा, जो सीनियर मोस्ट हैं वही नेक्स्ट होगा। जब आपकी कोई तरमीम या उसके बाद कोई चीज़ शुरू होती है तो जब वो पास होती है उसके बाद से कोई बात शुरू होती है। एज ऑफ टुडे ही इज़, ही विल बी। और हम कब अनाउंस करते हैं ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। वो 4 दिन पहले करे, 20 दिन पहले करे या 3 महीने पहले करे, वो अनाउंस करना हमारा प्रोग्रेटिव है। अगर उसको लेट या जल्दी अनाउंस करते हैं तो इसमें कोई मगर हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लेट करने में क्या हर्ज है? तब भी कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी इस वक्त जो बहस है मुल्क में वो खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेटिव है कि अगर तो हम कोई लॉ तोड़ रहे हो, कोई चीज़ ब्रीच कर रहे हो, कोई चीज़ खराब कर रहे हो, तो मुझे समझ आता है। जब आपका एक तरीकाकार है कि अगर कि हमारे पास पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है, तो गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से और टाइम पे अनाउंस करेगी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकल हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई ऐसा बिल नहीं आएगा या तरमीम नहीं आएगी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसेंसस में ना हो। कोई ऐसी तरमीम नहीं आएगी जो किसी फर्द वाहिद के लिए हो, जो फर्द वाहिद के लिए हो। जिन इश्यूज के ऊपर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस इश्यूज के ऊपर मौलाना साहब की डिसएग्रीमेंट है और हमारे और भाइयों की डिसएग्रीमेंट है, उन क्लॉजेस को हम सेकंड फेज में रख देंगे, थर्ड फेज में रख देंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ना कि चीजें खराब हो, लेकिन अहमद अवैस साहब आगे बेहतरी की तरफ जा सके, ना कि अंधेरों में जाए। स्टेबिलिटी की जरूरत है अहमद अवैस साहब इस वक्त, और आपकी जमात उस स्टेबिलिटी में हुकूमत को लगता है कि एक बहुत बड़ी रुकावट है। आप क्यों नहीं इस वक्त मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए रास्ता छोड़ के क्यों नहीं आप हुकूमत को उन चीजों में सपोर्ट करना चाहते जिन पर कम से कम इत्तेफाक राय हो सकता है? देखिए, पीटीआई का थ्रू आउट जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और यहाँ पर भी क्योंकि सबसे अहम जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर बंधा हुआ है वो है पाकिस्तान का आइन। क्योंकि इस वक्त के हालात को आप सामने रखें और पिछले 2 साल से हालात को सामने रखें तो पाकिस्तान का आइन है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसको रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया गया। ये खतरनाक और प्रैक्टिकली एक डेस्पोटिज्म है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सुप्रीमेसी आइन जो है वो कायम तब रह सकती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो असल शक्ल में सामने आए, और वो रहे, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। हम इसीलिए ये तजवीज़ जो है इसकी तायीद करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन में आप एक बेंच बना दें, एक्सक्लूसिवली वो बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को टेकअप करे। क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान से आपका इस मामले पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो चुका है अहमद अवैस साहब? नहीं, मेरी बात सुन नहीं हुआ अभी, इसको इत्तफाक राय नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं। देखिए,
जो अभी बात सामने आई कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बेंच, ये जजेस जो हैं वो कैसे आएंगे, उनकी नॉमिनेशन का तरीकेकार तो देखिए, आउटराइटली वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट होंगे जी। अब जब नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट होंगे तो फिर इसका मतलब है कि सबसे बड़ी अदालत आप बना रहे हैं डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगी जुडिशरी को, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ चली? हम तो इसी वजह से हम इसका मतलब ये भी हुआ कि आप तीसरे पिलर को तो वर्चुअली गिरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये इमारत जो 3 पिलर पे खड़ी हुई थी वो 2 पिलर्स के साथ तो गिर जाएगी। इस वजह से ये बहुत सारे अहम मामलात हैं जिसमें डेलिब्रेशन की जरूरत है, और बड़े खुले और ठंडे दिल के साथ डेलिब्रेशन की जरूरत है, और डिस्पैशनेट होकर सोचने की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं बार बार, अब इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है एक्सेप्ट कि आप और ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए टाइम लिमिट लगा दी आपने, और टाइम लिमिट लगा दी कि जी ये 25 से पहले सब कुछ हो। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग मिस्चीवियस गोइंग ऑन, और वो इस वजह से कि क्योंकि मंसूर वो जो है जो आप कह रहे हैं कि जी क्या हो जाएगा, लेकिन उसका तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो वाज़ेह तौर पर 2-3 मरतबा ये बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के ऑडिट का खतरा है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के ऑडिट का खतरा है कि ये हो जाएगा। तो ये उसमें उस खतरे से क्या होगा फिर अगर ऑडिट हो जाता है? मतलब ख्वाजा आसिफ साहब को तो शायद ये कहना चाहिए ना कि भाई कराएं ऑडिट, हमें कोई मसला नहीं है। ख्वाजा साहब ने ऐसे कभी कोई स्टेटमेंट, ख्वाजा साहब ने कहा है ना जी भी नहीं, हमने इसको डिसएग्री कर चुके हैं मल्टीपल जगहों पे जी। चलें, वो अभी मेरे पास अगर फौरी तौर पर निकल सकता तो हम सुना भी सकते हैं जी। मुस्तफा साहब जी, मैंने ये 1-2 जगह और भी ये सवाल पूछा गया है और मीडिया पे कोट भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट के बारे में कोई एम्बिग्विटी है तो नहीं। तो अगर हुकूमत को डर खौफ नहीं है और ये समझते हैं कि इनका मैंडेट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मैंडेट के अंदर, कोई मिलावट नहीं है, ये तो इनको कहना चाहिए कि जी बिल्कुल इलेक्शंस का ऑडिट कराएं, जितने आपने 1 दफा ऑडिट कराना है 10 दफा कराना है, हम तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर वाली बात की थी, इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे, तो उसके बाद फिर एक कमीशन कायम हुआ था जस्टिस नासिर उल मुल्क साहब की सरबराही में जी, और फिर उस कमीशन ने जब तहकीक की तो उसके अंदर इलेक्शंस जो थे और जो सीट्स पीटीआई की जानिब से भी रिकमेंड की गई, कोई उनके अंदर कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई, बेज़ाब्तगी थी, धांधली नहीं थी। आप कह सकें कि इलेक्शनों में धांधली हुई है जी, मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, बेज़ाब्तगी। जी हाँ, तो ये प्रेसिडेंट एक है ऑलरेडी। अगर हुकूमत को कोई डर खौफ नहीं है इनकी, वो कहते हैं दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है, तो खुलकर सामने कहें और कहें जितनी सीटें आपने चेक करानी है करा लें। बिल्कुल कराएं जी। इसके ऊपर तो कोई, मुस्तफा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा तो कोई इसके ऊपर ना कोई बहाम है, ना हमारा कोई और है कि हमने जो इन्होंने हाई कोर्ट में रिट्स की थी, इनके लोगों ने दे वर थ्रोन आउट। मतलब रावलपिंडी की 8-9 सीट्स थी, इसी तरह और थी, और जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है उसको बिल्कुल एड्रेस किया जाए और एड्रेस हो भी, और ना तो हम वी आर सिटिंग राइट हेयर। लेकिन देखें, आपका मसला ये है कि ये जो हमारे जो तहरीक इंसाफ वाले भाई हैं, ये हर चीज़ के ऊपर इशू क्रिएट करते हैं, एक स्टेटमेंट, एक नैरेटिव बनाते हैं और फिर उस नैरेटिव को ख़राब से ख़राब तर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो इशू है, इट इज़ नॉट दैट, इट हैज़ नेवर बीन दैट। हम चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, चीज़ों को एड्रेस करेंगे। इस मुल्क में देखें जो आइनी बहरान आया वो कुछ जजमेंट्स की वजह से आया, वो हमारी वजह से नहीं आया। जो इस मुल्क में जो बहरान आए वो जजमेंट्स की वजह से आए, लेकिन उसमें बहरान तो कोई पहले आ चुका था ना सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इससे पहले पीछे चले जाए, आपकी सिटिंग गवर्नमेंट पंजाब की उल्टाई गई क्योंकि जो आर्टिकल 64 या जो भी तशरीह थी कि किसकी वोट काउंट होनी चाहिए, किसकी वोट नहीं काउंट होनी चाहिए, आज वो स्ट्राइक डाउन हो गई है। ठीक है ना। आपने अभाम तो शुरू हुआ पीछे से कि एक इलेक्शन का सिंबल हमने नहीं लिया था, पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसके अगेंस्ट कोई गया नहीं। आप इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट के पास किसी और चीज़ की तशरीह के लिए जा रहे हैं, जवाबात कुछ और आ रहे हैं। आपका बैकलॉग इस तरह है कि आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा देने का। आप कहते हैं कि हमने और केसेस को भी एड्रेस करना है। देयर आर मल्टीपल इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। देखिए, अगर एक सेपरेट कोर्ट बन जाता है जो दुनिया में नया नहीं है,
तो वो चीज़ों को एड्रेस करके बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा और लॉ पॉइंट्स को डिबेट हो सकती है उनके ऊपर और चीज़ों को, क्योंकि आप जब जल्दी में करते हैं तो आपके फिर फैसले भी चीज़ें बाज़ दफ़ा गलत आते हैं और चीज़ें अभाम में अभाम दर अभाम क्रिएट होता है कि अभी जो हमारी अपील्स लगी हुई हैं वो अभी तक नहीं लगी हुई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है उसमें जो डिलेड होता है उसमें आगे 5, 7, 8 हाथ चीज़ घूम चुकी होती है। तो जब वो एड्रेस की जाएगी, जब आपके स्पेसिफिक कोर्ट्स होंगे इन चीज़ों को एड्रेस करने कि वो 1, 2, 3 करके फैसले आएंगे, ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं डिसएग्रीमेंट है, देखिए ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हल हो जाती हैं। देखिए हमने सब जमातों ने हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब तीनों अपना एक ड्राफ्ट बनाएं। ड्राफ्ट में तीनों अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। वो तीनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी अमेंडमेंट्स को डालें। उसके ऊपर फिर हम पहले जो है वो जिसके ऊपर हम येस करते हैं हमने वो बातें क्लियर करनी है। जो येस वाली बातें होंगी वो क्लियर पहला मरहला जो है और पहले मरहले में फिर जिसमें 25 से पहले होता हुआ देखिए फिर उसमें आपके जिन पॉइंट्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स हैं और जिस पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस नहीं है आई वुड से, तो उनके ऊपर होगी और उसको डिबेट के ऊपर हम बात करेंगे कि कोर्ट हो या बेंच हो या ना हो या कम हो या ज़्यादा हो, उसको एड्रेस किया जाएगा। और जो वो इश्यूज हैं जो डेडलॉक वाले हैं उसको सेकंड फेज के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन सर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम किसी के साथ फंसाना चाह रहे हैं कि हम बैठ के इनको मामलात को हल करना चाह रहे हैं, हम और कन्फ्यूजन और अभाव नहीं मचाना चाह रहे हैं कि आपका जो SCO समिट हो रहा है ये पाकिस्तान में मुस्तकम और एक चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए आया है। CPEC 2 लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था वो निकल रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये जो पॉजिटिविटी है ये कंटिन्यू भी करेगी और ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा नाज़र साहब आपने कहा कि 2-3 दफ़ा आपने जिक्र किया कि हुकूमत थोड़ा जल्दी में दिखाई देती है और 25 से पहले करना चाहती है। हम 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी 25 से पहले हुए लगते हुए देख रहे हैं। यानी PTI के इंट्रा पार्टी नजरसानी केस जो 13 जनवरी का फैसला है उसको भी नजरसानी 21 अक्टूबर को समाअत चीफ जस्टिस कर रहे हैं और 17 अक्टूबर को मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उसकी समाअत भी वो खुद ही कर रहे हैं। तो ऐसा बाद हल्कों में इशारा मिलता है कि तहरीक इंसाफ शायद ये नजरसानी अभी 25 से पहले नहीं चाहती। आपके ख्याल में यहाँ कोई अर्जेंसी से काम लिया जा रहा है या अब कई महीने हो गए इसको सुन ही लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को? देखिए जो केस 17 तारीख को लगा है ये पाकिस्तान की शायद जुडिशल तारीख में पहली दफा हो रहा होगा कि ऑब्जेक्शंस उस पिटिशन पे जुबैरी साहब की लगे हुए थे जी। और अमूमन अगर ऑब्जेक्शंस लगे होते हैं तो वो इन चैम्बर उनको सुन के रिमूव किया जाता है, लेकिन ओपन कोर्ट में पहली दफा इस तरह ऑब्जेक्शंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लग रही है। तो हमें नए प्रेसिडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं और यही लग रहा है कि 25 तारीख को जो एक डिपार्चर होना है और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने आना है बस उनका कि किसी तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स डिस्टर्ब ना हो जाए जी। तो हम तो यही देख रहे हैं बार तौर इसको कोशिश तो यही करेंगे कि जितनी लीगल फ्रेटर्निटी है वो अपनी इसके ऊपर आवाज भी बुलंद करेगी और शायद 17th को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये दिस केस कम्स अप फॉर हियरिंग तो वहां पर कुछ हो सकता है। अभी ये बात अंडर डिस्कशन है कि वहां पर वकला की एक कसीर तादाद मौजूद हो इस मामले को एजिटेट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपका अहमद वैसा बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। अभी आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे शाहिद साहब, आपके ख्याल में ये जो कंसेंसस डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मौलाना फजल, आपकी मुलाकात भी हुई थी मौलाना फजल रहमान से, आईनी अदालत के क़याम पर मौलाना मानते नजर आ रहे सर आपको? ये पता नहीं माने, उस वक्त तो वो नहीं मान रहे थे और मेरा भी ये ख्याल है कि गलत चीज़ है। बदकिस्मती से हमारी जो यानी तरमीम होती है कंसेंसस नहीं होता, ये ले दो की बुनियाद होती है। कुछ मेरी बातें डाल दो, कुछ अपनी निकाल दो, कुछ मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। तो इस तरह ये एक गलत कानून बनता है।
भाई साहब, ये जो तजवीज़ है आईनी बेंच के क़याम की कि आप नई कॉन्स्टिट्यूशन कोड मत बनाएं, एक बेंच बना दें, जजेस की तादाद बढ़ा दें, मसला हल हो जी जाएगा। बिल्कुल, वही ये इसका हल है। ये हल है। ये आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशन आप नया कोड क्रिएट कर रहे हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये बहुत निज़ाम को ख़त्म कर देगा। आप भी इस सिलसिले में कोई मुसवदा तैयार कर रहे हैं या अपनी तजावीज़ दे रहे हैं? नहीं, हमने तो पहले बता दी भाई, आप सामने रखें, उस पर हम आपको तजावीज़ दे देंगे। क्योंकि ये तो जो भी आईनी तरमीम करना चाहता है वो अपने मकासद बताता है कि मैं क्यों ये तरमीम कर रहा हूँ, कौन सी ज़रूरत पेश आई है कि आज वो तो कहते हैं पेंडेंसी बहुत है केसेस की, उसकी वजह से ये ला रहे हैं। पेंडेंसी और है। तो किसी ने कभी जजेस ने शिकायत की है कि हमें पेंडेंसी के लिए नया कोर्ट चाहिए? कभी किसी ने कहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। वैसे जहां पेंडेंसी है वहां पर जरूरत तो वहां है। अब मसला तो लोअर कोर्ट्स में है जहां लाखों केसेस पड़े हुए हैं। और मैं आज भी आपको कहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक अप कर ले जो केसेस हैं, 1/3 एडमिसिबल नहीं होंगे, वो खुद ही फारिग हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी पेंडेंसी नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप वीकेंड्स को काम करें, आप रात को काम करें, ख़त्म करें इन चीज़ों को। आपको क्या इंटेंशंस दिखाई दे रही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन तो बड़ी वाज़ेह है कि जुडिशरी को ताबे कर दें एग्जीक्यूटिव की, ताकि जुडिशरी को कंट्रोल कर लें 2-3 तरीकों से। एक तो हर बात को आप कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की वो बात हर चीज़ अपीलेबल हो जाएगी, वक़्त ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो आप प्रोसीजर दे रहे हैं जजेस को अपॉइंट करने का, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ख़त्म कर देगा जुडिशल निज़ाम को। तो ये तो आईनी तरमीम अगर होती है तो ये इख्तियार कल को, यानी कोई और हुकूमत आ जाएगी फ़र्ज़ कीजिए, तो ये हुकूमत, ये जो आज PMLN है, इसके सामने एक हडल बन के पैदा हो जाएगी। ये तुम सोचते नहीं है ना, वो तो बाद में तकलीफ होती है तो पता चलता है कि बड़ी गलत बात थी। हमेशा ये हुआ है, ये जो आईनी तरमीम करते हैं, सबसे पहले आईनी तरमीम उन्हीं को डसती है। ये आप पूरी हमारी तारीख देख लें, यही हुआ है। जिसने गलत कानून बनाया है, गलत तरमीम की है, उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। खुद आप नैब के हवाले से अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और काफ़ी दफ़ा आप कह चुके हैं, लेकिन अच्छा, जो अपोजिशन में होता है वो नैब के हवाले से वही मौक़िफ़ रखता है जो आप रखते हैं, लेकिन जब कोई हुकूमत में आता है तो वो समझता है कि नहीं, अब ठीक है, दूसरे अपोजिशन को इसका नुकसान हो रहा है तो होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान तो मुल्क का होता है। एंड पे शख्सियात तो भुगत लेती है ना। 25 साल में नैब एक पॉलिटिशियन को कन्विक्ट नहीं कर सका है, 25 साल गुजर गए। क्या कौन सा इदारा है, क्या कर रहा है? और मुल्क में फैसला करना छोड़ दिया है ब्यूरोक्रेसी ने, मिनिस्टरों ने कोई फैसला नहीं करता, वो कहते नैब पकड़ लेगी। इसलिए हमें बातें बाद में समझ आती हैं और फिर भी हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, मामला को दुरुस्त नहीं करते। तो भाई साहब, ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पाती और जैसे अदालत चल रही है, यानी नए चीफ जस्टिस जैसे मंसूर अली शाह आ जाते हैं, हुकूमत को क्या खौफ है? तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ऑडिट का ख़तरा है, इलेक्शन के ऑडिट का, क्या होगा उससे? क्या होगा? ऑडिट का खतरा तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके पास पिटीशंस आई हैं, इलेक्शन पिटीशंस, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए हैं, उनके खिलाफ उनके पास केसेस आए हैं, तो वो निपटा देंगे। और ये अब चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह वो चलाता है सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई अगर आपके पिटीशन पड़ी हैं 50-60 हज़ार, तो उनको निपटाएं, उनको फैसले करें, ख़त्म करें। आपको नए जज चाहिए, बता दें हमें 10 नए जज चाहिए, कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये नया कोर्ट बनाकर एक पूरी एक आप खराबियों की एक कहानी शुरू कर देंगे मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो माहौल है, जजेस आपस में बात नहीं कर रहे हैं, जजेस हाथ नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेंच में बैठना नहीं चाह रहे हैं, बेंचेस मखसूस किस्म के बेंच बन रहे हैं, मखसूस किस्म के केसेस के लिए मखसूस किस्म के बेंच बन रहे हैं, इससे ऑलरेडी आप नहीं समझते भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सफ़र कर रहा है? जी बिल्कुल सफ़र करता है। ये दुनिया में तकरीबन हर कोर्ट में होता है। शख्सियात का क्लैश होता है, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होते हैं, अपना तरीक़ाकार होता है। हमारी बदकिस्मती से जो सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है जजेस की। जो लोग हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो सिलेक्शन का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। अपने जजेस, ये जो हमेशा एक फिक्र रहती है किसी भी हुकूमत को कि अपने बंदा लगाएं, अपना जज लगा दें। नहीं, अपना कोई नहीं होता। जिसको आपने जज लगाना हो उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। पब्लिक में पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दोनों हाउसेस की, इक्वल अपोजिशन और गवर्नमेंट हो, और वो आदमी पेश हो उसके सामने, पब्लिक भी सवाल कर सके। आप भी सवाल भेज दें, भाई मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये तो ये काम करता था, ताकि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि ये
किस किस्म का जज था, किस किस्म का शख्स है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसकी इंटेग्रिटी कैसी है, इसकी कॉम्पिटेंस कैसी है, इसकी काबिलियत क्या है, ये सब बातें अवाम के सामने जब आएंगी, जब उस भट्टी से गुजर के जज आएगा, वकील आएगा जज बनने के लिए, फिर आपको लोग मिलेंगे जो जज बनने के काबिल हैं। भाई साहब, आप मौजूदा हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हम सिफारत तनहाई ख़त्म कर रहे हैं, एससीओ हो रही है, और खैर एससीओ तो बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए तो मुफीद चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ वो कहते हैं महंगाई हमने सिंगल डिजिट पे ले आ रहे हैं, मुआशी इशारिया बेहतर हो रहे हैं, सियासी इस्तेकाम अगरचे वो समझते हैं एक मसला है, लेकिन मजमूई तौर पर आप कैसे अब तक की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं? सिफर। क्यों? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद फरेबी? जी, खुद फरेबी है। एससीओ रोटेशन में सारे ममालिक करते हैं, हमें एजाज़ हासिल हुआ है, अगले साल किसी और को होगा, उससे अगले साल किसी और को होगा। तो ये हुकूमत का नहीं, ये रियासत की बात होती है, स्टेट की बात है कि हर मुल्क को मौका मिलता है। दूसरी बात जो महंगाई की है जी, पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं, महंगाई कुछ कम हो जाएगी। महंगाई कीमतें कम नहीं होंगी, महंगाई कीमत बढ़ने की शरह में कमी आएगी। तो उसमें आपकी कौन सी पॉलिसी है वो कम की है? कि आपकी पॉलिसी ने दुनिया में तेल की कीमत गिराई है और आपने कौन सी काम किया है? तो इसलिए हम मईशत में क्या, मईशत में ग्रोथ आई है, जॉब्स क्रिएट हुए हैं, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा दें? मुल्क के अंदर इंतशार है, आप रात के अंधेरे में आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये आपकी सोच है। एक काम हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट को आई नहीं, ना आएगी। अच्छा जी बिल्कुल नहीं आएगी जो आप कर रहे हैं। एमओयू साइन हो रहे हैं ना सऊदी अरब से सर? एमओयूज मेरा पाकिस्तान में एमओयूज ढेर लगा हुआ है। अब ढेर लगा हुआ है। देखिए आपके पास मुल्क आते हैं, वो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सऊदी अरब भी, यूएई भी, कतर भी, चीन भी, दीगर ममालिक हैं, तो वो कहते हैं यार हम पे कुछ रहम करें। जो असल मसला है एनर्जी प्राइसेस का और जो असल प्रॉब्लम है सर्कुलर डेट का, उसके लिए आपके ख्याल में हुकूमत ने कुछ किया है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त बहुत परेशान है, उसको लगता है कि उसको कम्पेटिटिव प्राइस नहीं मिल रही। नहीं किया है कि आपने दोस्त दादली से 5 IPPs को कहा है कि बस तुम पैसे, हम तो पैसे नहीं देंगे। तो जब आप ये काम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मुल्क में कहाँ पे आएगी? फ़ायदा आपको 40 पैसे नहीं होने लगा उस बात का। तो आपने 40 पैसे की खातिर मुल्क की सारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ख़त्म कर दिया है। अब कैसे मुल्क चलेगा? जो भी यहाँ पर आएगा कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। क्या ये भी गलत किया है? इसमें क्या मसला है? मतलब हमें तो लग रहा है बाज़ाहिर के आवाम को लग रहा है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स ये बड़ा बोझ बना हुआ था, तो चलें कुछ ना कुछ तो। बोझ बना था, आपने वादा किया हुआ है, आपने सॉवरेन गारंटी दी है। हाँ। आप कैसे किसी से ये कह सकते नहीं मैं तो पैसे नहीं देता? मैं आपसे एग्रीमेंट करूँ, कारोबार कर रहे हैं ना हम, सही है, मैं एग्रीमेंट करूँ आपके, नहीं मैं तो अब नहीं देता हूँ, हालात ख़राब है, मैं हालात मेरे ख़राब है, मैं नहीं देता हूँ। आपकी फिर मेरे बारे में क्या आप राय रखेंगे? तो इसका बेहतर हल क्या था? बेहतर हल ये था कि आप इसको देखें कि इशू है क्या। मसला IPPs का नहीं है। IPP पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे। मसला है डॉलर का। आज तकरीबन 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्ज है पाकिस्तान में। अगर डॉलर 100 रुपये पे होता, हालांकि ये सब उससे कम लगे हुए हैं, तो आज आपका कैपेसिटी चार्ज जो है वो 6 रुपये होता, 1/3 होता। आपको आज आप 110 अरब यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको आज 200 अरब यूनिट इस्तेमाल करने चाहिए थे, तो वो 6 रुपये 3 रुपये पे होते। 3 रुपये काबिल कबूल है ना? आपने कैपेसिटी चार्जेस क्या है? आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जी। आपने दुनिया को कहा कि आए इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में बिजली लगाएं, हम बिजली खरीदेंगे। हुकूमत ने एग्रीमेंट दिया, हुकूमत ने रेट दिया, वो शख्स नहीं घर से लेकर नहीं आया, आज आप मुकर गए। ये आपको कोई अकल का और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 18 रुपये में से बहुत आपने सब बंद कर दिए ना, 1 रुपया। अच्छा जी, तो सर ये आपने फिर कह दिया कि कारकर्दगी सिफर है। पंजाब में हम देख रहे हैं कि कम से कम कोई 30-35 प्रोजेक्ट्स नए मरीम साहबा ने लॉन्च किए हैं, जिसकी वो हम पब्लिसिटी भी देख रहे हैं। कुछ यूथ के लिए हैं, कुछ अपना घर के लिए हैं, कुछ लोगों के कुछ किसानों के लिए हैं, कुछ हेल्थ के लिए हैं, और वो पूरी लिस्ट अब मैं अभी देख रहा था कल परसों। बहुत अच्छी बात है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो जो 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल से बाहर, उनका क्या बनेगा? ये ऑप्टिक्स के लिए हुकूमतें नहीं चलती। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है मुल्क के फ्यूचर में। जिस मुल्क में आज 2 करोड़ 65 लाख बच्चे, नंबर 1 है दुनिया में, नंबर्स में, एक्चुअल नंबर्स में नंबर 1 है पाकिस्तान।
एक काम नंबर 1 है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। किसी सूबाई हुकूमत ने बात नहीं की, वफाकी हुकूमत ने बात नहीं की। ये अगले 60 साल 70 साल का बोझ है आप पे। अगर आप आज अनपढ़ बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, ये 10% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो भाई साहब आपको ये लग रहा है जो काम, ये जो चीज़ें प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए हैं, दिखावे के लिए हैं? इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? तो बुनियाद आपने ठीक की है। बाकी सूबाई हुकूमत का काम क्या है? एजुकेशन, मैंने बता दी एजुकेशन की हालत। जी। हेल्थ की हालत जाके देख लें। पुलिस, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये इस्लामाबाद में सड़कों की हालत जाके देख लें। हम सड़क पे लकीर नहीं लगा सकते, तो ये आपकी डेवलपमेंट की हालत है। आज जी 20% के करीब करप्शन है। MNA MP हिस्सेदार बन गए हैं डेवलपमेंट के कामों में। आज भी आज बढ़ गई है। अच्छा, आज बढ़ गया है मामला। तो इस वक्त तो हालांकि चेक्स ज़्यादा होने चाहिए, इस वक्त तो चैलेंजेस ज़्यादा हैं, इस वक्त तो ये हुकूमत जो है वो जिस अंदाज में आई है, इनको तो चाहिए कि कुछ अरसे के लिए बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरह से करें। ये कर नहीं पा रहा है, ये इंटेंशन नहीं है, क्योंकि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है जिनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, तो जाहिर है वो गाइड तो कर रहे होंगे। कैसे मुमकिन है गाइड ना कर रहे हों? आज मसाइल फ़र्क हो गए। आपको बुनियादी मसाइल, हमने बुनियादी मसाइल को निगलेक्ट किया बड़े अरसा, हमने दुरुस्तगी नहीं की। हम ऑप्टिक्स ढूंढते रहे, किसी ने कार्ड शुरू कर दिया। हम जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको आज बेसिक्स मुल्क के ठीक करने की ज़रूरत है। आपको इस करप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चों को वापस स्कूल में लाने की ज़रूरत है। प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है। प्राइमरी हेल्थ केयर खाली पड़ा हुआ है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में खाली है ही नहीं। प्राइवेट लोग आज इलाज करवा रहे हैं। तो बेसिक्स को ठीक करने की जरूरत है। बेसिक्स आपने, बेसिक्स जो गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है, जो जिम्मेदारी है हुकूमत की, उसको दुरुस्त करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान भाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।